नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 परमाणु संरचना। और यहाँ देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, ये अध्याय आपके पुस्तक में देखते हैं कि उससे संबंधित क्या व्याख्या दी हुई है। हम अपने चारों ओर देखें तो हमें भिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो किससे बनी हैं? पदार्थ से बनी हुई हैं। आइए देखते हैं कि वस्तुएं किस प्रकार से पदार्थ की बनी हुई हैं या हमारे आसपास की वस्तुएं कैसे पदार्थ हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में जब ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह उपग्रह आदि नहीं थे, उस समय छोटे छोटे कण किसी बड़े धमाके में उत्पन्न हुए और फिर उनके मेल से धीरे धीरे ग्रहों, उपग्रहों और सभी भौतिक जो आपके प्राकृतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो पदार्थ थे उस समय अधिकतर परमाणविक अवस्था में या कहीं तो आणविक अवस्था में उपस्थित थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पदार्थ की हम जो अवस्थाएं देखते हैं उसमें से 3 अवस्थाएं मुख्य हैं जो हम अपने आसपास अनुभव करते हैं। वो है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। आपको नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चित्र देखिए। ठोस पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है ना। यहाँ पर ठोस पदार्थ का आप जो चित्र देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। द्रव पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और गैसीय पदार्थ भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अंतर यह है कि ठोस पदार्थ में कण कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा पास पास हैं। ठीक, और जो द्रव होता है उसमें कण थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसीय पदार्थ में कणों के मध्य में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये जो कणों की पास पास होने से, ये ठोस पदार्थों में कणों का जो पास पास होना है उसको कहते हैं अंतराआण्विक आकर्षण बल। यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है? अंतराआण्विक आकर्षण बल। ठीक, तो यहाँ पर जब पदार्थ बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो उनके मध्य में अंतराआण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को गति करने से रोकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। अगर आप किसी ठोस को किसी एक स्थान पर रख दोगे तो कुछ समय पश्चात उसकी आकृति जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, और आकृति भी उसकी कैसी होती है? निश्चित होती है। जबकि द्रव पदार्थ जो है अपने पात्र के अनुसार जो है अपने आयतन को बदल लेता है। और गैसीय पदार्थ का आयतन बिल्कुल निश्चित नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो जितने भी सरफेस में रहेगा वहाँ उसके अणु अंतराआण्विक आकर्षण बल गैसों में लगभग होता है 0 और गैस के अणु जो है दूर दूर तक विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सीधा कहने का मतलब यह है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो इन्हीं तीनों अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस। तो क्योंकि तीनों ही कणों से मिलके बने हैं, उन कणों को हम लोग सबसे सूक्ष्मतम भाग मान सकते हैं किसी भी पदार्थ के निर्माण का। इसके संबंध में एक भारतीय वैज्ञानिक महर्षि थे जिन्होंने 500 ईसा पूर्व यह सिद्ध किया था कि पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन महान महर्षि का नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, तो कणाद के नाम पर ही पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम कण जो कि पदार्थ के निर्माण में उपयोगी होता है या पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कहते हैं। ठीक है, कणाद के अनुसार अगर किसी वस्तु को हम तोड़ते जाएंगे, जैसे पिछले वाले चित्र में ही देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी वस्तु को हम तोड़ते जाएंगे तो वो क्या होते जाएगी? छोटे छोटे कणों में टूटती जाएगी। कोई वस्तु, यहाँ पर जो चित्र हम देख रहे थे उस चित्र में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम तोड़ेंगे ठोस पदार्थ को, तो इसके अंदर जितने सूक्ष्म कण उपस्थित हैं
वो सभी अगर अलग अलग हो जाएं तो हमको एक ऐसा छोटा भाग प्राप्त होगा, जो ब्लू कलर का एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा छोटा भाग प्राप्त होगा जिसको और तोड़ना संभव नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कण भी बोलते हैं। इसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग व्याख्याएं इससे संबंधित और भी दी हैं। तो चलिए आपकी पुस्तक में देख, यहाँ पर एक प्रयोग के बारे में लिखा है। जब हम एक गिलास पानी में 1-2 बूंद डिटॉल की डालते हैं तब पानी से डिटॉल की गंध आने लगती है। तो अभी हमने देखा कि गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में अंतराण्विक बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं और वो जो है दूर दूर गति ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनके मध्य में लगने वाला बल कम होता है। तो यहाँ पर क्योंकि डिटॉल को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो डिटॉल से जो डिटॉल की गंध है वह डिटॉल की गैसीय अवस्था होती है। उसी तरीके से यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट एक ठोस है जिसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं और इसको अगर आप 1-2 बूंद पानी में डालेंगे तो वो पानी की भारी मात्रा को कलरफुल करने के लिए पर्याप्त है। तो इससे यह पता चल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के शक्कर के समान छोटे छोटे 1 या 2 कण, उनमें इतने सूक्ष्म कण उपस्थित हैं कि वो जल की 1-2 लीटर मात्रा को भी कलरफुल करने में उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रियाकलाप क्या बता रहे हैं कि पदार्थ कोई भी अवस्था में हो, ठोस, द्रव या गैस, वो किससे मिलकर बना है? सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का उससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस का चित्र दिखाया है तो उसमें आपने देखा होगा कि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, अणु तथा परमाणु। ठीक है, तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है अणु, दूसरा परमाणु। आइए इसको देखें। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको तत्वों के अणु नजर आ रहे हैं। क्या आप ये पहचान सकते हैं कि ये कौन कौन से तत्वों के अणु हैं? तो एकदम सिंपल है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सभी में देखिएगा 2 वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं और सिंबल सेम है ना। तो इसका अर्थ यह है कि यह एक अणु है और इसका जो एक भाग है H बस लिखा है, वो हाइड्रोजन का एक परमाणु है। तो अणु का निर्माण किससे हो रहा है? परमाणु से मिलकर हो रहा है। अच्छा, स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई रह सकता है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ऐसा आपको सिर्फ H नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता सिवाय अक्रिय गैसों के परमाणु के, और जो अन्य तत्वों के परमाणु होते हैं वो दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ या अपने ही समान तत्वों के परमाणुओं के साथ मिलके यौगिक के या तत्व के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अणु आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? अणु हैं। ठीक है, जो किससे मिलके बने हैं? परमाणु से। अणु किससे मिलके बने हैं? परमाणु से। ठीक, अणु का अर्थ होता है सूक्ष्मतम कण और परमाणु का अर्थ होता है अति सूक्ष्मतम कण। परम अणु उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता, यह उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो अणु किससे मिलके बने होते हैं? परमाणुओं से मिलके बने होते हैं और कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते सिवाय अक्रिय गैसों के परमाणु के। तो ये किस अवस्था में रहते हैं? परमाणु 2 अवस्थाओं में रहते हैं। एक तो वह अपने ही समान तत्वों के साथ में मिलकर अणु बनाते हैं तो उसको तत्व का अणु कहते हैं। यहाँ पर जितने भी अणु हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो फ्लोरीन का हो चाहे आयोडीन का हो, सभी में एक समान ही तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब यह किसके अणु हैं? तत्वों के अणु हैं। यह किसके अणु हैं? तत्व के। ठीक है, और जब अलग अलग परमाणु आपस में मिलके यौगिक बनाते हैं, अलग अलग परमाणु आपस में मिलके यौगिक बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ देखिए ये भी तत्वों के अणु हैं और अलग अलग, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, तो ये किसके परमाणु होंगे? सॉरी, ये किसका अणु होगा? यौगिक का अणु होगा। तो यौगिक के अणु और तत्व के अणु में यह अंतर होता है कि तत्व के अणु में एक समान परमाणु पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए सल्फर में 8 परमाणु हैं, लेकिन 8 परमाणु किसके हैं? सल्फर के हैं। उसी प्रकार से फास्फोरस में 8 परमाणु हैं
लेकिन 4 परमाणु हैं, लेकिन चारों परमाणु किसके हैं? फास्फोरस के ही हैं। ठीक, ये फास्फोरस का और सल्फर का अणु है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपको 3 अलग अलग तत्व दिख रहे होंगे, एक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है? यौगिक है। ठीक, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेकर और अणु का निर्माण करने वाले कौन होते हैं? परमाणु ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 500 ईसा वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु की बारे में सिद्धांत बताया था, शुरुआती सिद्धांत। उन्होंने लिखा था कि यदि हम पदार्थ या जिसको द्रव भी कहते हैं को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक परम अणु होगा, एक ऐसा सूक्ष्मतम कण होगा जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी के संबंध में ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस ने भी कहा और उनके शिष्य जो थे डेमोक्रिटस, उन्होंने इसको जो है एटमोस नाम दिया। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है डेमोक्रिटस ने उसे एटमोस कहा, अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि परमाणु को एटम नाम किसने दिया है? तो वो डेमोक्रिटस ने दिया है। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इसी से बनी है। तो अभी मैंने बताया कि पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अंतरिक्ष, हर पदार्थ किससे बना है? परमाणुओं से मिलकर ही बना हुआ है। हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता। यहाँ हमको क्या करना होता है? प्रयोग करके और उनका विश्लेषण करके तर्क प्रस्तुत करने होते हैं। चूँकि डेमोक्रिटस के पास कोई आधार नहीं था, इसलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो पाया। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो परमाणुओं से बनी है। क्रमशः क्या होता गया कि जो भी वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने परमाणुओं के संबंध में, रसायन में जब वो अध्ययन कर रहे होंगे, तो उन्होंने परमाणुओं के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की। उसी प्रकार से ल्यूकेसियस ने भी चीज़ों की प्रकृति नामक कविता में परमाणु संबंधित बात की थी। तो एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि चीज़ों की प्रकृति नामक कविता में तत्व के किस स्वरूप का जिक्र है? तो यहाँ पर हम उनको बता सकते हैं कि उसमें परमाणु का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। प्रमुख कार्य इसके बारे में किया गया सन 1808 में ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया जो कि 6 बिंदुओं पे आधारित था, और डाल्टन का सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ, जैसा कि अभी हम लोग पीछे देखा कि सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। सभी पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और ये सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। डाल्टन के सिद्धांत का जो दूसरा बिंदु था वो था परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं ना ही उनका विनाश होता है। उनके कथन के अनुसार किसी पदार्थ को तोड़ने पर जो सबसे सूक्ष्मतम कण हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। ठीक है, तो ये जो उनका दूसरे बिंदु की जो व्याख्या है, इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो डाल्टन के सिद्धांत पर ही आधारित होगा, और उसमें आपको बताएंगे कि डाल्टन के सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी और उनके सिद्धांत के कौन कौन से बिंदु जो है अभी भी रसायन शास्त्र में मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्रमशः डाल्टन के सिद्धांत को ही बस पढ़ेंगे और उसके पश्चात आज का वीडियो समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा बिंदु है किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान से संबंधित, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं, उसकी संख्या का योग। चौथा है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो तीसरे बिंदु में क्या बोल रहा है कि कोई एक तत्व, तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे
उन सभी हाइड्रोजनों के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान एक समान होंगे। और चौथे बिंदु में बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो दोनों के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो इससे ही हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, पांचवा बिंदु है अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो एक बार पांचवें बिंदु को फिर से देखते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो छठवां बिंदु है डाल्टन का, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु आपको यहाँ पर जैसे सापेक्ष संख्या है और स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है, ये बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। परमाणु द्रव्यमान है, रासायनिक गुणधर्म, तो इनके और परमाणु के अंदर उपस्थित सूक्ष्म कण भी होते हैं, तो उनके क्या नाम होते हैं, इनके बारे में हम लोग आपको अपने अगली वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।